7 पेपर सॉल्विंग चैलेंज में आज हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आज ये जो दूसरा पेपर है वो 10 अप्रैल 2023 का जो मतलब पिछले साल का जो मॉर्निंग शिफ्ट का था, मतलब 10 अप्रैल 2023 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो हमने लिया है। ठीक, तो उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो थे, मतलब पिछले साल जो आए थे उसको हमने हटा दिया है। तो जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन मतलब हटे हुए हैं। ठीक, तो जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एकदम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्पीडी वे में करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। जस्ट एग्जाम में जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिस तरीके से अटैम्प्ट करोगे, उस पोर्शन मतलब उस फॉर्मेट में आने की कोशिश करेंगे। हालांकि जहाँ थोड़ा ज़रूरत होगा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, वहाँ पे मैं करूँगा, पर ज़्यादा जगहों पे हम थोड़ा स्पीड तरीका से करेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जाम्स में जैसे आपका प्रैक्टिस हो। ठीक, तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय दिस, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी पी विल बी कितना होगा। ठीक है, तो मतलब पी का डिपेंडेंस सारे क्वांटिटी पे दे रखा है, तो परसेंटेज एरर इन पी पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी बाई पी। इसको कैसे लिखते हैं, एरर अगर इसमें लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू ए का पावर 2, तो ट्वाइस डेल्टा ए बाई ए हो जाता है, प्लस ट्वाइस प्लस थ्राइस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी, जहाँ पे डेल्टा क्या होता है, एरर, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है उसका। ठीक, प्लस अब जो नीचे वाला चीज़ है वो भी प्लस में ही आता है। सी का पावर कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी, प्लस डी का पावर कितना है, रूट मतलब 1/2, तो 1/2 इंटू डेल्टा डी बाई डी। ये तो हुआ रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो क्या, इसमें दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक, तो जितना भी ये सब परसेंटेज एरर है ये भी परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक, तो हमें परसेंटेज एरर इन पी कैलकुलेट करना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर जो भी होगा, ठीक, इन पी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर इन ए कितना दे रखा है, 1%, तो ट्वाइस ऑफ 1% यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू एरर इन बी, बी कितना है 2%, 3% और 4%, तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 1/2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13, तो 13%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, द वेट ऑफ द बॉडी एट अ डेप्थ d इक्वल टू r/2 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, इफ इट्स वेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज दिस विल बी कितना होगा। ठीक, तो मतलब वेट एट अ डेप्थ d इक्वल टू r/2 कैलकुलेट करना है। तो नीचे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, लेट्स से उसको हम क्या g डैश या g d बोल देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d जो होता है वो क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जहाँ पे आर क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ डी की वैल्यू r/2 दे रखा है, तो डी की वैल्यू क्या रख देंगे, r/2, आर आर कैंसिल, बचेगा क्या 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि जो जी डी होगा वो क्या, g/2 हो जाएगा। मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, वेट एट अ डेप्थ डी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम जी। एम जी क्या होता है, मास ऑन द मतलब सॉरी वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, वेट एट अ डेप्थ डी। ठीक, वही हमें कैलकुलेट करना है कि नीचे वेट कितना होगा, सरफेस पे 200 है ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो जो डेप्थ डी पे जो वेट होगा वो कितना 100 न्यूटन, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 15 डिग्री विथ हॉरिजेंटल इज 50 मीटर। If the projectile is projected with the same velocity at an angle 45 degree with the horizontal, then its range will be क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मतलब प्रोजेक्टाइल का एंगल दे रखा है कितना 15 डिग्री, और उसका हॉरिजेंटल रेंज कितना दे रखा है 50 मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 15 डिग्री हो तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री बाई जी, दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50 मीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर उसको 45 डिग्री पे फेंका जाए तो उसका रेंज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कितना हो जाएगा, जो नया वाला रेंज आर डैश लेट से कैलकुलेट करना है वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 मतलब क्या 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो मतलब यू स्क्वायर
बाई जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। अगर हम इस वाले इक्वेशन से देखें तो साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब ये हो जाएगा 1/2, 2 इधर जाएगा तो 15 × 2 कितना हो जाएगा 100, यानी कि u² की वैल्यू कितना हो जाएगा 100। उस वही हमें कैलकुलेट करना है u²/g, तो वो क्या हो जाएगा 100। तो जो रेंज होगा वो सी हो जाएगा। ठीक, अब मतलब आप पूरा लिख भी सकते हो कि मतलब u²/g = 100, फिर यहाँ पे u²/g 100 लिखो, फिर आंसर टिक करो। एग्जाम्स में ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा आपको स्पीड अप ऐसे होना पड़ेगा। जो काम की चीज़ें है वही लिखेंगे, जितना ज़रूरत है वही लिखेंगे। हाँ, थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ज़्यादा लिखने की कोशिश करो कि ताकि एरर ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी मेरी सर्दी हो रखा है तो बेसिकली बोलने में कभी कभी आवाज़ें लटपटा जा रही होगी, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देंगे। ठीक, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज एल इफ द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू रिवॉल्व इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर मतलब दे रखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट। बोहर्स ऑर्बिट का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो एल है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल, तो जो nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो तो NH/2π, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट में मतलब n की वैल्यू जब 1 है तब दे रखा है कि l है, तो n की वैल्यू 1 तो h/2π, तो h/2π n हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब वो सेकेंड ऑर्बिट में होगा तब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एल है तो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो ट्वाइस 2n, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा जब सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा। तो चेंज कितना होगा 2l - l, इनिशियली l था, फाइनल 2l हो जाएगा। तो 2l - l कितना हो जाएगा l, तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा वो l हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग टू वेलोसिटी v कोलाइड विद स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव टुगेदर विथ वेलोसिटी कितना। ठीक है, तो मतलब दे रखा है पार्टिकल जिसका मास m है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना m × v। अब बोल रहा है कि वो किसी स्टेशनरी पार्टिकल, तो उसका मोमेंटम क्या होगा 0, तो इनिशियल टोटल एंगुलर मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यही हो जाएगा। कोलाइड करने के बाद वो 2m मास के पार्टिकल से स्टिक कर गया, मतलब चिपक गया, तो दोनों साथ मिलकर किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तो दोनों चिपक जाएंगे, तो दोनों फाइनल मास कितना हो जाएगा m + 2m 3m, और फाइनल वेलोसिटी लेट से v0 बोल देते हैं। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज इनिशियल टोटल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल टोटल मोमेंटम। तो बस यहाँ से v0 की वैल्यू क्या हो जाएगी m कैंसिल, v0 = v/3, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो v/3 हो जाएगा, मतलब दोनों v/3 स्पीड से मूव करेंगे। अगला दे रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर इज डबल देन द करंट सेंसिटिविटी विल बी डबल। अब गैल्वेनोमीटर में जो इक्वेशन होता है वो ध्यान में होना चाहिए, या फिर आपको सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड होता है वो ध्यान में होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में हमें वो जो गैल्वेनोमीटर का इक्वेशन होता है वो ध्यान में रखना है। गैल्वेनोमीटर का इक्वेशन क्या होता है कि मतलब उसमें जो टॉर्क होता है, मतलब उसमें एक कॉइल होता है जिसमें टॉर्क लगता है, एक चेन से लगा हुआ होता है, मतलब रस्सी से लटका हुआ होता है, वो उसको बचाता है, तो दोनों टॉर्क को इक्वेट करते हैं। तो एक तो जो टॉर्क लगेगा c θ, जहाँ पे c क्या होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, जो वायर जो उसमें लगा है जो वो टॉर्क अपोज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो क्या होता है m × b। m क्या होता है I × a एरिया, और m × b, और नंबर ऑफ टर्न्स जितने नंबर ऑफ टर्न्स हो उतना, मतलब ये तो एक सिंगल टर्न के लिए m × b, और उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो ये हो जाएगा टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क = दिस। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या I/θ, मतलब करंट पर डिग्री रोटेशन। ठीक, तो I/θ की वैल्यू क्या हो जाएगी C/NAB, C/NAB। तो ये देखा जाए तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द गैल्वेनोमीटर इज डबल देन द करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल। तो नहीं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया तो करंट सेंसिटिविटी जो होगा, करंट सेंसिटिविटी जो होता है वो θ/I होता है, नॉट I/θ, सॉरी, वो जो होता है θ/I। मतलब करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या कि कितना वो रोटेट किया पर इंक्रीज इन द करंट,
समझ में आ रहा है कि मतलब वो कितना रोटेट करेगा। जैसे जैसे हम एक यूनिट मतलब लेट से 1 एम्पियर से अगर करंट को इंक्रीज कर दिया गया तो वो कितना रोटेट करेगा, वो करंट सेंसिटिविटी होगा। अगर ज़्यादा रोटेट किया तो ज़्यादा सेंसिटिव है, कम रोटेट किया तो कम सेंसिटिव है, इसलिए वो θ/I होगा। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो θ/I की वैल्यू क्या होगा, NAB/C। तो वो जो करंट सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा, ठीक। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया जाए तो सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगा, यानी कि ये सही ऑप्शन है, ठीक। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स विल ऑल्सो इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय द सेम रेशियो। तो मतलब अगर करंट सेंसिटिविटी को हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी मतलब सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो करंट सेंसिटिविटी ये, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, मतलब θ/V ऑब्वियस है। तो V के लिए क्या है, इंटू अगर हम R इंटू R दोनों साइड कर दें तो ये V बन जाएगा, तो ये V हो गया और ये क्या हो जाएगा, NAB/CR हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करें तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ये समझ में दिख रहा है। दोबारा अगर एक बार और लपेट दें, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न, जितना वायर है उतना वायर और लपेट दें तो रेसिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा। तो ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा, तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो करंट सेंसिटिविटी को अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके हम डबल करें, लेट से डबल करें, मतलब इंक्रीज करने की बात हो रही है, डबल करें तो हम उस समय वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले वाला ही रहेगा, ठीक। तो वो इंक्रीज नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। दे रखा है कि सेम रेशियो से इंक्रीज करेगा, तो जी नहीं, तो ये फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक। गैल्वेनोमीटर का इक्वेशन का मतलब होता है, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला में क्या, कुछ रोटेशनल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग गैस दे रखा है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे। अब सभी को मैच करने मत नहीं बैठना है इसमें, हमें पहले ऑप्शन देखना है कि इसमें रिजेक्शन मेथड लगाना है, सबको चेक नहीं करेंगे। अगर देखो ए को अगर तुम चेक करोगे तो उसमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट और फोर्थ दे रखा है, तो कुछ तो रिजेक्ट होगा। तो पहले तो चेक करते हैं, कोई एक पहले चेक करते हैं। कौन सा चेक करना ईजी होगा, अब इसमें भी तुम ले सकते हो कि कौन सा कॉन्फिडेंस के साथ तुम पहले कर सकते हो, पहले वो करो। तो कौन सा, फर्स्ट देखते 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, मोनोटोमिक गैस। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, अगर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री है तो वो तो सब में ही होता है, मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सब में होता है, लेकिन सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मोनोटॉपिक में ही होता है सिर्फ। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम अज्यूम शायद यहाँ पे सिर्फ की बात हो रही है कि सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं तो बाकी तो सारे ही हो जाएंगे। तो फिर फर्स्ट होगा, तो यानी कि 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये वाला मतलब फर्स्ट का फर्स्ट होगा, तो ये और ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये का फोर्थ दे रखा है, ठीक। अब इसमें से अगर बी वाला ऑप्शन हम चेक करें तो उसमें से एक ही करेक्ट होगा, तो दोनों अलग अलग है तो उससे रिजेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक, सॉरी 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो किस में होता है, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में होता है, डायाटॉमिक में। तो डायाटॉमिक डायाटॉमिक अच्छा डायाटॉमिक दो चीज़ें दे, एक तो रिजिड डायाटॉमिक, एक नॉन रिजिड डायाटॉमिक, ठीक। तो उसमें कौन सा, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ऑब्वियस है कि वो नॉन रिजिड होगा, तभी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो सी का फोर्थ होगा, ये कंफर्म है, ठीक। हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे अगर, तो हम सी वाले में क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यानी कि करेक्ट होगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। तो सी का फोर्थ, ये देखते हैं सी का फोर्थ ये वाला गलत है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो सारे ही ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, थर्ड वाला बचा, तो ये मतलब करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 को चेक करके देख लिया, सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। ऐसा आप कर सकते हो। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एक को और चेक कर लो और फिर देख लो कि मैच हो रहा है नहीं, कन्फर्मेशन के लिए कि जो हमने टिक किया वो सही है या नहीं, ये जस्ट कन्फर्मेशन के लिए, ठीक। बाकी आप कॉन्फिडेंस हो तो 2 ही टिक में 2 ही में आप
चेक कर लो और टिक करके आगे मूव कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट सोन बिलो बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज क्या होगा। अच्छा, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करें, तो इसको जरा अगर प्यार से देखें तो इसमें पहले हमें कुछ दिख रहा है, वेटस्टोन ब्रिज, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो ये वाला जो है वो इग्नोर हो जाएगा। तो ये जो रेसिस्टेंस है वो इग्नोर हो गया, तो बचा क्या, ये ऐसे और ऐसे तीन तरह का ऐसे बचा, तीन पैरेलल में ऐसे बचे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 448, ये कितना 448, और 8 को पैरेलल में करेंगे तो हाफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। उस 4 को इस 6 के साथ पैरेलल में गए तो कितना होगा, 4 इंटू 6 नहीं 16/4 + 16, मतलब दो पैरेलल का इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा 20, 4 से 5 टाइम्स में 16/5 यानी कि 3.2, 3.2 यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो बस टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर टू कंटेनर ए एंड बी कंटेनिंग मोनोटोमिक गैस एट सेम प्रेशर P and volume V and temperature T. The gas in A is compressed isothermally to 1/8 of the original volume, while the gas B is compressed to adiabatically 1/8 of its original value. The ratio of the final pressure of B to that of A will be क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनिशियली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सब कुछ सेम है। अब गैस ए को कैसे कंप्रेस किया जा रहा है, आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब पी वी इजकल टू कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर इंटू वॉल्यूम इजकल टू फाइनल प्रेशर ऑफ ए इंटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V/8, तो V भी कैंसिल, तो प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा 8P, ठीक। ये जो V और V है वो कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर ऑफ ए मिल गया, ठीक। वैसे ही प्रेशर ऑफ बी लिखे तो बी को क्या एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जा रहा है, तो PV टू द पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा। गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस, गामा क्या होता है 1+2/f। एफ क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोटोमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3। 1+2/3 कितना हो जाएगा 5/3, तो गामा की वैल्यू 5/3। तो PV टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू, मतलब ये 5 है, ठीक। प्रेशर ऑफ बी इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना V/8, 1/8 कंप्रेस किया गया इंटू 5/3। अब यहाँ से क्या होगा, ये वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रेशर ऑफ बी होगा वो क्या हो जाएगा 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 1/2 की पावर 5 मतलब 1/32 हो जाएगा। 32 को इधर लेके आए तो मल्टीप्लाई में, तो 32P बन जाएगा। तो जो प्रेशर ऑफ बी होगा फाइनल वो कितना 32P के बराबर होगा। तो रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक। किसका किसका, B/A का, तो 32/8, 32/8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब 4 फाइनल आंसर जो है 4 होगा और ऑप्शन भी 4 होगा, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC सोर्स व्हेन रेजोनेंस अकर। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट कब होता है, सही बात है, अगर तीनों ही कनेक्टेड हो तो रेजोनेंस के टाइम पे होता है, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे क्या इम्पीडेंस जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक। मतलब जेड इजकल टू क्या होता है √R² प्लस XC माइनस XL का द होल स्क्वायर, और रेजोनेंस के टाइम पे ये दोनों बराबर होता है तो ये 0 बन जाता है, तो इम्पीडेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, तो जो पावर होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक। पावर इजकल टू क्या V²/Z होता है, तो Z कम होगा तो पावर मैक्सिमाइज होगा, तो मैक्सिमम पावर होगा। तो ये क्या करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट कंटेनिंग द प्योर रेसिस्टर ड्यू टू कंटेनिंग प्योर रेसिस्टर ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यस ये भी करेक्ट है कि मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर कनेक्टेड है तो उसमें जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसमें क्या होता है करंट और वोल्टेज जो होता है दोनों सेम फेज में होता है, ठीक। क्योंकि मतलब बाकी के है ही नहीं, फेज चेंज तो यही करते हैं, तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो करंट और वोल्टेज सिर्फ रेसिस्टर रहेगा तो दोनों सेम ही फेज में होगा, और उस टाइम पे भी जो पावर होगा वो क्या मैक्सिमम ही होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको ऐसे ही मतलब जो भी चीज़ें रिकॉल करके थियरी वाइज है तो मतलब थियरी याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब लेट से वो थियरी ही नहीं याद आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो थियरी नहीं आ रहा है, याद आ रहा है कि कब पावर मैक्सिमाइज होता है, लेट से अगर वही बात नहीं याद आ रही है तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर आप कितना भी दिमाग लगा लो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है। ठीक, तो ये प्रॉब्लम कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हार्डनेस का है, ये मेमोरी बेस्ड है कि मतलब याद है वो कॉन्सेप्ट, मतलब दिमाग भी लगाना है पर वो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर याद है तो फटाक से सॉल्व होगा, नहीं याद है तो मतलब जितना भी दिमाग घुसेर लो इसमें नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाला है। कभी कभी होता क्या है कि बाद में चीज़ें याद आती है, तो अगर तुरंत नहीं याद आ रहा है तो इसको रिव्यू के लिए मार्क करके छोड़ देना है और फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे। ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को लेके आप मंथन करने नहीं बैठ जाएंगे स्टार्टिंग में ही कि क्या होगा याद करें, वैसे शुरू में नहीं करना है। शुरू में फास्ट तरीके से करना है, क्वेश्चन को मार्क रिव्यू फॉर मार्क कर देंगे कि मतलब आगे इसको देखेंगे टाइम मिलेगा तो, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू सैटेलाइट ऑफ मास दिस एंड दिस रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल स्पीड विल बी, क्या होगा? ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट इज कल टू अंडर रूट जी एम बाई आर, जहाँ आर क्या, रेडियस ऑफ देयर ऑर्बिट। अब ये ध्यान देंगे कि ये मास किसका होता है? जिसके अराउंड सैटेलाइट मूव कर रहा है। यहाँ किसके अराउंड मूव कर रहा है? अर्थ के अराउंड। तो ये मास किसका होगा? अर्थ का। तो सैटेलाइट के मास पे उनका ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड नहीं करता है। ठीक, और ये मास दे करके कंफ्यूज किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये मास की जगह ये वाला मास डाल देंगे। यहाँ पे जो मास होता है वो कौन सा? प्लैनेट का मास होता है, जिस प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट मूव कर रहा है। ठीक, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे ही डिपेंड करता है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो लेट से v1/v2 क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अंडर रूट ऑफ r2/r1 हो जाएगा। ठीक, r2 की वैल्यू कितना है? 3r, और फर्स्ट वाले का क्या है? r, और 3r है तो r2 3r और r1 r हो जाएगा। ठीक, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा √3:1 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन थर्ड वाला दे रखा है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है स्टेटमेंट 1, प्रेशर इन अ रिजर्वायर ऑफ वाटर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम लेवल ऑफ वाटर। सही बात है कि मतलब किसी भी रिजर्वायर में सेम लेवल पे सेम ही प्रेशर होता है। ये क्लास 9th में भी हमने पढ़ रखा था, बचपन की बातें हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। सेकंड क्या बोल रहा है कि द प्रेशर अप्लाइड टू द इनक्लोज्ड वाटर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। ये भी सही बात है, पास्कल लॉ, कि अगर कोई भी प्रेशर किसी इनक्लोज्ड कंटेनर में कोई लिक्विड है और वहाँ पे कोई भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो जो इंक्रीज जितना भी प्रेशर होता है वो सारे जगह इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट होता है हर डायरेक्शन में और बराबर मात्रा में। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सोन इज, क्या होगा? ठीक है, तो अगर इसको ज़रा ध्यान से देखें तो ये जो दो कैपेसिटर है और ये देखा जाए तो ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है। मतलब यहाँ पे जो यहाँ इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ इस दोनों का सेम पोटेंशियल होगा तो इन दोनों का भी सेम पोटेंशियल होगा, तो इस कैपेसिटर का कुछ मतलब ही नहीं रह गया। ठीक, शॉर्ट सर्किटेड, ये भी शॉर्ट सर्किटेड, तो ये ख़त्म, इनका कुछ वैल्यू ही नहीं है, टाटा बाय बाय। तो जो सर्किट बचा वो क्या बचा? सिर्फ ये वाला सर्किट बचा कि इसमें ये कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये। अब ये दोनों कैपेसिटर किसके बीच में है? पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? R1 प्लस C1 प्लस C2 हो जाता है, मतलब डायरेक्ट ऐड हो जाता है कैपेसिटर के केस में। तो C प्लस C 2C हो जाएगा फाइनल। तो देखेंगे और टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पता है तो, नहीं तो फिर इन दोनों को पैरेलल में करोगे फिर कुछ तो कांड करोगे। ये शॉर्ट सर्किट था, ये ध्यान देंगे। तो आँख मूंद के, कभी कभी होता क्या है ज़्यादातर केसेस में आँख मूंद के लोग देखेंगे और सर्किट मतलब डायग्राम देखेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ब्रेन भी यूज कर लो कि जो भी दे रखा है वो मतलब कैसे दे रखा है। चीज़ें जितनी आसान होती है उस पर संदेह उतना ही ज़्यादा रखना चाहिए। चीज़ें हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट हो उसमें, पर ज़्यादा जगहों में नहीं होता है। मेंस में तो मेंस वालों का ज़्यादा वो उतना नहीं होता है, ज़्यादा चीज़ें ईजी ही देते हैं, पर कभी कभी ऐसे थोड़ा ट्विस्ट आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेंट इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट विथ क्या, जीरो फ्रीक्वेंसी, हाफ, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, क्या होगा। तो एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, अगर एनर्जी डेंसिटी देखें तो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, एनर्जी डेंसिटी को यूजुअली यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ई का एक्सप्रेशन क्या होता है, लेट्स से ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, स्टैंडर्ड कोई इक्वेशन ले लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर ये वाला वेव है, वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक, तो दोनों सेम ही होगा, मतलब डबल या ट्रिपल ये पूछा जा रहा है। तो ओमेगा क्या होता है, 2πf फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा डबल होगा तो ये भी फ्रीक्वेंसी डबल होगा। ठीक, तो ये अब ये वाला देखा जाए तो ये तो मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा वेव का। इस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अगर वो देखें तो कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर मसाला। साइन स्क्वायर मसाला को क्या लिख सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो 2 साइन स्क्वायर मसाला क्या हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 मसाला। ठीक, तो 1 मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो डिवाइड कर दिए, और लेट से जो मल्टीप्लाई है 1 माइनस 2 कॉस मसाला अंदर का ओमेगा 2 कॉस नहीं 1 बाई कॉस ट्वाइस मसाला, अंदर मसाला मल्टीप्लाई होगा 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स। मतलब मुद्दे की बात यह है कि जो ये एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गया। ठीक, हमें वही चेक करना था बस। तो फ्रीक्वेंसी डबल हो तो मतलब जो वेव का फ्रीक्वेंसी है और ये जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance 12 centimeter in front of plane mirror. The virtual and erect image is formed by the mirror. Now the mirror is moved by 4 centimeter towards the stationary object. The distance by which the position of image would be shifted will be, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दे रखा है ऑब्जेक्ट कितना 12 सेंटीमीटर प्लेन मिरर के आगे रखा गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर पे होगा। अब बोला जा रहा है कि मिरर को शिफ्ट किया गया। नाउ द मिरर इज मूव्ड 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो अब मिरर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 8। तो जो इमेज होगा अब यहाँ से 8 के डिस्टेंस पे बनेगा, तो मतलब इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा। तो अब पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस बाई विच इमेज वुड बी शिफ्टेड, तो इमेज कितना से शिफ्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे था, तो इनिशियली इमेज कितना था 12 + 12 24 मीटर के डिस्टेंस पे, और अब कितना हो गया 8 + 8 16 मीटर के डिस्टेंस पे। पहले 24 था, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, मतलब कितना सा शिफ्ट हुआ, 24 माइनस 16 मतलब 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर से, और किधर टुवार्ड्स द मिरर ही होगा, अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा नहीं, मतलब इधर से इधर आ गया है फाइनली, तो टुवार्ड्स द मिरर, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, इसमें हम इतना ही रखते हैं, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक, तो ठीक, तब तक पढ़ाई करते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।